आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो स्कूल में, कॉलेज में, मतलब कहीं ना कहीं सबको थोड़ा कंफ्यूजिंग जरूर लगता है। मैं बात कर रही हूँ पोएटिक डिवाइसेस और राइम स्कीम की। ये शब्द सुनते ही लगता है कि पोएट्री बहुत मुश्किल है। हाँ, और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है, पता है। असल में पोएट्री को समझने का एक सीक्रेट तरीका है। अच्छा? हाँ, सोचिए कि आप पोएट्री को 3 लेवल पर समझ सकते हैं। 3 लेवल? पहला, जो आप कानों से सुनते हैं, पोएम का म्यूजिक, उसकी आवाज। दूसरा? जो आप आंखों से देखते हैं, मतलब जो तस्वीरें दिमाग में बनती हैं। और तीसरा? जो आप दिल से महसूस करते हैं, उसका गहरा मतलब। सुनना, देखना और महसूस करना। हाँ, ये काफी दिलचस्प लग रहा है। हाँ, मतलब हम सिर्फ शब्दों के मतलब नहीं समझेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि पोएट ने वो महसूस कराने के लिए क्या-क्या किया है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। और वो जो क्या-क्या किया है ना, वही पोएटिक डिवाइसेस हैं। इन्हें समझने का सबसे आसान तरीका है, पोएटिक डिवाइसेस मतलब पोएट के टूल्स, उसके औजार। औजार? हाँ, जैसे एक बढ़ई के पास आरी हथौड़ा होता है ना, वैसे ही पोएट के पास भाषा और इमोशंस के साथ खेलने के लिए ये डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, तो चलिए फिर पहले लेवल से शुरू करते हैं। पोएम का म्यूजिक, यानी उसकी आवाज। इसमें कौन-कौन से टूल्स आते हैं? इस कैटेगरी को कहते हैं साउंड डिवाइसेस, और इसमें सबसे ज्यादा पहचाना टूल है राइम। इसका मतलब तो बहुत सिंपल है, एक जैसी साउंड वाले शब्दों का रिपीट होना, ज्यादातर लाइन के आखिर में। जैसे नाइट और लाइट। हाँ, या हिल और स्टिल। ये तो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। बिल्कुल, स्टार और आर राइम करते हैं। पर यहीं पर एक बहुत जरूरी बात आती है, जो एग्जाम में अक्सर कंफ्यूजन पैदा करती है। वो क्या? राइम और राइम स्कीम एक ही चीज नहीं होती। अच्छा? हाँ, राइम सिर्फ 2 शब्दों की साउंड का मिलना है, लेकिन राइम स्कीम उस राइम का पूरा पैटर्न है। इस पर हम बाद में आएंगे। ठीक है, तो राइम के अलावा आवाज का और क्या खेल होता है पोएट्री में? एक बहुत मजेदार डिवाइस है एलिटरेशन। एलिट्रेशन? हाँ। जब किसी लाइन में आसपास के शब्दों की शुरुआत एक ही कॉन्सोनेंट साउंड से होती है, जैसे एक उदाहरण है वाइल्ड विंड्स विस्पर्ड, या डब्ल्यू साउंड व बार बार आ रहा है। हाँ, उसे पढ़ते हुए एक रिदम सी बनती है। बिल्कुल, और उन शब्दों पर ध्यान भी जाता है। ठीक है, ये तो कॉन्सोनेंट साउंड की बात हुई। अगर वावल साउंड रिपीट हो, मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, तो उसे क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल। जब वावल साउंड रिपीट होती है तो उसे कहते हैं एसोनेंस। जैसे हियर द मेलो वेडिंग बेल्स, इसमें ई की साउंड बार बार आ रही है। हियर मेलो वेडिंग बेल्स। अच्छा। एलिट्रेशन थोड़ा तेज और शार्प साउंड करता है। एसोनेंस पोयम में एक सॉफ्ट म्यूजिकल फ्लो लाता है। मतलब एलिट्रेशन और एसोनेंस एक ही सिक्के के 2 पहलू हो गए। आप ऐसा कह सकते हैं। और इसी परिवार में एक और सदस्य है, कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस? हाँ, ये भी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होना है, लेकिन एलिटरेशन की तरह सिर्फ शब्द के शुरू में नहीं, बल्कि बीच में या आखिर में कहीं भी हो सकता है। ओके, कहीं भी। जैसे स्ट्रोक ऑफ लक, इसमें के की साउंड स्ट्रोक के आखिर में और लक के आखिर में आ रही है। साउंड डिवाइसेस में एक और है जो मुझे हमेशा से बहुत मजेदार लगता है, वो आवाज वाले शब्द। हाँ, ओनोमेटोपिया। ऑनोमेटोपिया। यस, ये वो शब्द हैं जो अपनी आवाज की ही नकल करते हैं। जैसे मधुमक्खी के लिए बज। हाँ, या सांप के लिए हिस, या किसी धमाके के लिए बैंग। ये सिर्फ मजेदार नहीं है, ये पोएट का शॉर्टकट है। वो सिर्फ बज लिखकर आपको वो पूरी आवाज और सीन महसूस करवा सकता है। पोएम को जैसे 3D बना देता है। बिल्कुल। तो ये था पहला लेवल, जिसे हम कानों से सुनते हैं। अब दूसरे लेवल पर चलें, जो हम अपने दिमाग में देखते हैं। हाँ, मेंटल पिक्चर्स। बिल्कुल। यहाँ पर आते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। और मैं बता दूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे जरूरी हिस्सा है। सिमिली, मेटाफोर, वो सब। हाँ, वही सब। ये वो डिवाइसेस हैं जो शब्दों के सीधे साधे मतलब को बदलकर उन्हें एक गहरा, मतलब एक तस्वीरी मतलब देते हैं। सबसे कॉमन है सिमिली। सिमिली यानी जिसमें लाइक या एज का इस्तेमाल होता है। सही पकड़ा। जब लाइक या एज का इस्तेमाल करके 2 अलग अलग चीजों की तुलना की जाती है, वो सिमिली है। पहचानना बहुत आसान है, बस लाइन में लाइक या एज ढूंढ लो। जैसे ही इज ब्रेव एज अ लायन। लेकिन कई बार तुलना बिना लाइक या एज के भी तो होती है। जैसे हम कह देते हैं वो तो शेर है, इसका क्या? जब आप तुलना इतनी डायरेक्टली करते हैं कि एक चीज को दूसरी चीज ही बता देते हैं, तो वो मेटाफर कहलाता है। जैसे टाइम इज अ थीफ, यहां ये नहीं कहा कि टाइम इज लाइक अ थीफ,
बल्कि सीधे कहा है कि समय एक चोर है। अच्छा। सिमिली एक तरह से एक खुली हुई तुलना है। पोएट इशारा कर रहा है, लेकिन मेटाफर एक बोल्ड स्टेटमेंट है। पोएट कह रहा है, मान लो कि ये चीज वही है। ये बहुत अच्छा तरीका है याद रखने का। मतलब सिमिली एक सुझाव है और मेटाफर एक दावा है। बिल्कुल। और कभी-कभी एक ही मेटाफर कई लाइनों तक चलता रहता है, उसे एक्सटेंडेड मेटाफर कहते हैं। अब अगली डिवाइस पर आते हैं जो पोएट्री को बहुत खूबसूरत बनाती है, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। यानी जब हम किसी बेजान चीज को इंसानों वाली क्वालिटी दे देते हैं, जैसे द विंड विस्पर्ड, हवा ने फुसफुसाया। हाँ, पर यहाँ एक गहरी बात है। पोएट ऐसा क्यों करता है? क्यों? ये सिर्फ हवा को इंसान बनाना नहीं है, ये असल में हमारे अकेलेपन को भी दिखा सकता है। हम दुनिया में इतने अकेले हैं कि हम हवा से भी इमोशंस जोड़ते हैं। तो पर्सोनिफिकेशन सिर्फ एक सजावट नहीं है, ये एक इंसानी जरूरत को दिखाने का तरीका है। वाह, मैंने इसे कभी इस नजर से नहीं सोचा था। वाह। अच्छा, एक और डिवाइस है जो मुझे हमेशा से थोड़ी अजीब लगती है, अपॉस्ट्रोफी। जब पोएट किसी ऐसी चीज से बात करने लगता है जो वहां है ही नहीं। हाँ, जैसे किसी मरे हुए इंसान से या मौत से। ओ डेथ, वेयर इज दाई स्टिंग? हे मृत्यु, तुम्हारा डंक कहाँ है? हाँ, ये अजीब लग सकता है, लेकिन सोचिए हम ऐसा कब करते हैं, जब इमोशंस इतने ज्यादा हों कि उन्हें अंदर रखना मुश्किल हो जाए। ये किसी की गैर मौजूदगी में उसके होने की शिद्दत को दिखाता है। ठीक है, आप समझ आया। और जब इमोशंस को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाए, मैं इतना रोया कि नदी बह गई, उसे कहते हैं हाइपरबोली। ये जानबूझकर किया गया एग्जैजरेशन है ताकि बात का असर बढ़ जाए। जाहिर है कोई नदी नहीं बहा सकता। नहीं, लेकिन ये दुख की गहराई बताने का एक तरीका है, और इसका ठीक उल्टा है अंडरस्टेटमेंट। अच्छा, यानी किसी बड़ी बात को बहुत छोटा करके बताना। हाँ, जो अपने आप में एक अलग तरह का असर पैदा करता है। अब उन दो डिवाइसेस पर आते हैं जिनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ऑक्सीमोरॉन और पैराडॉक्स। दोनों में ही उल्टी बातें होती हैं, इनमें फर्क कैसे करें? इसे आराम से समझते हैं। ऑक्सीमोरॉन में दो उल्टे मतलब वाले शब्द एक साथ रखे जाते हैं। बिल्कुल पास शब्द। हाँ, सिर्फ दो शब्द, जैसे डेफनिंग साइलेंस, बहरा कर देने वाली खामोशी। अब खामोशी बहरा कैसे कर सकती है? सही बात है। साइलेंस और डेफनिंग उल्टे शब्द हैं जो साथ आकर एक नया गहरा मतलब बना रहे हैं। तो ऑक्सीमोरन दो शब्दों का खेल है। ठीक है, ऑक्सीमोरन मतलब ऑपोजिट वर्ड्स टुगेदर। तो पैराडॉक्स क्या है? पैराडॉक्स एक पूरा स्टेटमेंट या वाक्य होता है जो सुनने में गलत या अजीब लगता है, लेकिन अगर गहराई से सोचें तो उसमें गहरी सच्चाई छिपी होती है। एक पूरा स्टेटमेंट। हाँ, जैसे उदाहरण है, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। ये तो सुनने में बहुत अजीब है। एक बच्चा किसी आदमी का पिता कैसे हो सकता है? बिल्कुल, लेकिन इसका गहरा मतलब यह है कि एक इंसान के बचपन के अनुभव ही उसके भविष्य के व्यक्तित्व को जन्म देते हैं। द मैन ही विल बिकम। समझ गई। मतलब ऑक्सीमोरन दो शब्दों का एक छोटा सा धमाका है, और पैराडॉक्स एक उलझा हुआ लेकिन सच्चा आइडिया है जिसे सुलझाने में दिमाग लगता है। एकदम सही। तो ये था हमारा दूसरा लेवल। इसी से जुड़ा एक और छोटा सा हिस्सा है इमेजरी डिवाइसेस का। इसका मतलब सिंपल है, शब्दों से रीडर के पांचों सेंस को एक्टिवेट करना। पांचों सेंस मतलब देखना, सुनना, सूंघना। हाँ, विजुअल इमेजरी मतलब देखने वाली, ऑडिटरी इमेजरी सुनने वाली, जैसे हमने कहा द विंड विस्पर्ड, टैक्टाइल इमेजरी छूने वाली, जैसे कोल्ड स्टोन, ऑल्फैक्टरी और गस्टेटरी। ऑल्फैक्टरी इमेजरी सूंघने वाली, जैसे गुलाब की खुशबू, और गस्टेटरी इमेजरी टेस्ट करने वाली, जैसे मीठा आम। पोएट इनका इस्तेमाल करके पोएम को इतना रियल बना देता है कि हम उसे सिर्फ पढ़ नहीं रहे होते बल्कि जी रहे होते हैं। अब आते हैं तीसरे और आखिरी लेवल पर, छिपे हुए मतलब और पोएम का ढांचा। बिल्कुल, इसमें कुछ रिटोरिकल डिवाइसेस हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, जैसे रिटोरिकल क्वेश्चन। ये वो सवाल है जिसका जवाब नहीं चाहिए होता। हाँ, ये सिर्फ एक पॉइंट बनाने के लिए पूछा जाता है। जैसे कोई कहे, और क्या दिन दिखाओगे, तो वो सच में जवाब नहीं मांग रहा। और सिंबलिज्म भी इसी में आएगा, जहाँ कोई छोटी सी चीज किसी बड़े आइडिया को दिखाती है। बिल्कुल, जैसे सफेद कबूतर शांति का सिंबल है, या लाल गुलाब प्यार का। अच्छा, अब पोएम के ढांचे यानी स्ट्रक्चरल डिवाइसेस की बात करते हैं। इसमें दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला है एंजैममेंट। एंजैममेंट, ये वो है ना जब एक लाइन खत्म हो जाती है पर सेंटेंस खत्म नहीं होता और अगली लाइन में चला जाता है। बिल्कुल, लाइन के आखिर में कोई कॉमा या फुल स्टॉप नहीं होता। इससे पढ़ने वाले को रुकने का मौका नहीं मिलता और पोएम में एक तेजी और फ्लो की फीलिंग आती है। और इसका उल्टा? इसका उल्टा है सिजूरा। ये लाइन के बीच में एक छोटा सा पॉज या ठहराव होता है।
अक्सर कॉमा या डैश से दिखाया जाता है। अच्छा, लाइन के बीच में ब्रेक? हाँ, ये पोएम की रिदम को जानबूझकर तोड़ता है ताकि किसी खास शब्द पर हमारा ध्यान जाए। बहुत बढ़िया। और अब वापस उस पॉइंट पर आते हैं जिसे हमने शुरू में छोड़ा था, राइम स्कीम। अब हम इसके लिए तैयार हैं। हाँ, जैसा हमने कहा था, ये राइम का पैटर्न है, पोएम का साउंड स्ट्रक्चर। इसे पहचानने का तरीका बहुत आसान है। स्टेप 1, हर लाइन के आखिरी शब्द को देखो। ठीक है। स्टेप 2, पहली लाइन के आखिरी शब्द को लेटर ए दे दो। ठीक है। स्टेप 3, अब दूसरी लाइन का आखिरी शब्द देखो। अगर उसकी साउंड पहले लाइन वाले शब्द से मिलती है तो उसे भी ए दो, अगर नहीं मिलती तो उसे अगला लेटर यानी बी दो। और फिर ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। हाँ, स्टेप 4, इसी तरह आगे बढ़ते जाओ। जिन जिन शब्दों की साउंड मिलती है उन्हें एक ही लेटर देते जाओ। तो इससे कुछ पैटर्न बनते होंगे, जैसे ए ए बी बी। हाँ, ए बी बी एक कॉमन पैटर्न है जहां पहली 2 लाइनें आपस में और अगली 2 आपस में राइम करती हैं। और ए बी भी होता है। हाँ, ए बी, जिसमें पहली लाइन तीसरी से और दूसरी लाइन चौथी से राइम करती है। एक और है ए बी बी ए। ये पोएम का ब्लूप्रिंट है। ये आवाज का पैटर्न है, मतलब का नहीं। और क्या ऐसा भी होता है कि पोएम में रिदम तो हो पर राइम ना हो? बिल्कुल, उसे ब्लैंक वर्स कहते हैं। इसमें एक फिक्स्ड रिदम होती है लेकिन कोई राइम स्कीम नहीं होती। और आजकल की पोएट्री में तो हाँ, आजकल फ्री वर्स बहुत कॉमन है, जिसमें ना कोई फिक्स्ड राइम होती है ना कोई फिक्स्ड रिदम। पोएट को पूरी आजादी होती है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, ये सब जानने के बाद एग्जाम में गलती से कैसे बचें? हाँ, ये गोल्डन रूल्स हैं। पहली गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं, अगर किसी पोएम में फ्री वर्स है तो वो मान लेते हैं कि उसमें कोई पोएटिक डिवाइस नहीं है। ये गलत है। बिल्कुल गलत। फ्री वर्स में राइम और रिदम नहीं होती, लेकिन उसमें मेटाफर्स, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन सब कुछ हो सकता है। और दूसरी गलती है सिर्फ डिवाइस का नाम लिख देना, जैसे इस लाइन में मेटाफर है, इससे पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो क्या करना चाहिए? गोल्डन रूल है, हमेशा डिवाइस का नाम बताने के साथ साथ उसका इफेक्ट भी बताओ, यानी पोएट ने उसे क्यों इस्तेमाल किया है, वो क्या असर पैदा करना चाहता है। क्या इसका कोई अच्छा सा उदाहरण है? हाँ, एक कंप्लीट जवाब ऐसा दिखना चाहिए। The poet uses personification to show the emotional connection between nature and humans. इसमें डिवाइस का नाम पर्सोनिफिकेशन भी है और उसका मकसद टू शो द इमोशनल कनेक्शन भी है। बिल्कुल, यही एक पूरा जवाब है। तो इस पूरी गहरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर एक लाइन में कहें तो पोएटिक डिवाइसेस भाषा के हथियार हैं जो मतलब को असरदार बनाते हैं, और राइम स्कीम पोएम का साउंड स्ट्रक्चर है जो उसे म्यूजिकल बनाता है। ये दोनों मिलके ही पोएट्री को इतना पावरफुल बनाते हैं। बिल्कुल। तो अगली बार जब कोई पोएम पढ़ें तो सिर्फ उसका मतलब न ढूंढे, उन 3 लेवल्स के बारे में सोचें। आपने क्या सुना, आपके दिमाग में क्या तस्वीर बनी और आपको कैसा महसूस हुआ, और फिर ये सोचें कि पोएट ने कौन से टूल्स इस्तेमाल करके आप तक वो इमोशन पहुंचाया है। और एक आखिरी बात, ये डिवाइसेस सिर्फ किताबों की पोएट्री में नहीं है। कहाँ? अपने पसंदीदा गानों के लिरिक्स में, फिल्मों के डायलॉग्स में, यहाँ तक कि एडवर्टाइजिंग में भी इन्हें ढूंढने की कोशिश करें। आप हैरान रह जाएंगे कि भाषा का ये जादू हर जगह मौजूद है।